गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए लास्टली हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके अंदर हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड टाइप। देखिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है इंस्टेनेट, मतलब छोटे से क्षण के लिए। जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए स्टडी करते हैं, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था उसको अगर हम स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्कस करेंगे तो उसी को क्या बोल देंगे, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखो आर एवरेज, आपका रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या था आपका, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी था। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम था। तो आपका आर इंस्टेनियस हम क्या बोल रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन किसके लिए होता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने क्या ले लिया, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम आपका क्या है, जीरो के अप्रोक्सीमेटली चेंज हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जीरो लग जाने की वजह से क्या होगा आपका कि लिमिट हटाने के लिए हम लार्ज चेंज को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, स्मॉल चेंज के अंदर, डी सी बाई डी टी। ठीक है, डेल्टा आपके डिनोट करता है लार्ज चेंज को और डी डिनोट करता है आपके बिल्कुल स्मॉल चेंज को। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे निकालेंगे भैया, ग्राफिकली निकालने का तरीका आपका बिल्कुल सिंपल सा है। यह आपकी कंसंट्रेशन होती है इस साइड आपका क्या होता है, टाइम होता है। आपको पता है कि आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 100% होती है जब आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है आपकी रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमें इस पॉइंट के ऊपर, इस टाइम इंटरवल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ना, तो हम इस पॉइंट के अलोंग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस लाइन के अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग। ये हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना इस पॉइंट के अलोंग, इसका क्या आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, थीटा। तो हम इसका क्या निकालेंगे, टेंजेंट थीटा निकालेंगे इस पॉइंट के अलोंग जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, इस टेंजेंट का हम क्या निकालेंगे, थीटा एंगल बनाएगा ये, तो इसका हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप के इक्वल, एम के इक्वल होता है आपका। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना वो इक्वल टू होगा आपके स्लोप के ऊपर। तो आर इंस्टेनियस आपका इक्वल होगा स्लोप के ऊपर, किसके स्लोप के ऊपर, स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के स्लोप के इक्वल। जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप आएगा ना उसके इक्वल होगा आपका क्या, आर इंस्टेनियस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपके फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शंस को, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना पहला कंसंट्रेशन। तो देखो पहला कंसंट्रेशन डिस्कस करते हैं। तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है कि जो रेट होता है ना आपका रिएक्शन का, वो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, क्यों, इसलिए होता है क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे आपके उतनी ही ज़्यादा क्या होगा आपका प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आपका रेट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो मीन्स क्या हुआ, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आपकी उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ज़्यादा कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा क्या होता है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात की जाए तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर आपके 2 टाइप्स आते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर आपके 2 टाइप्स या 3 टाइप्स होते हैं। तो हमने डिस्कस किया पहला किसके बारे में, फेज़ के ऊपर। फेज होते हैं जैसे कि आपने जो एटम्स मॉलिक्यूल्स लिए हैं जिनको किसके अंदर कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना है, उनकी फेज़ कैसी है, वो सॉलिड के अंदर है, वो लिक्विड के अंदर है, या फिर वो किसके अंदर है, गैस के अंदर है। तो आपको पता है कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जो लिक्विड होती है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होती है। और जो गैस होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है आपकी इन दोनों से कम होती है। तो आपको पता है कि जितना फोर्स कम होगा, मतलब मॉलिक्यूल जितने दूर होंगे उतने ही जल्दी वो क्या कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, आपके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा उनके अंदर गैप होगा, जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो उतनी ही जल्दी रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो आपके सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है? गैसियस के अंदर। किसके अंदर होता है? गैसियस मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जो गैस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। और जो लिक्विड वाले होंगे वो इससे ज़्यादा टाइम लेंगे, और सॉलिड वाले सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस फेज में सबसे ज़्यादा होगा? गैस फेज में। उसके बाद किस फेज में होगा? लिक्विड फेज में। उसके बाद किस फेज में होगा? आपका सॉलिड फेज के अंदर। सेकंड पॉइंट आता है आपका कि आपके जैसे कि आपका जो सॉल्यूशन होता है, आप जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हो वो क्या हो सकता है कि आपकी गैस फेज होती है वो आपकी होमोजीनियस भी हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है आपकी हिट्रोजीनियस भी हो सकती है। अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस का क्या इफेक्ट होगा? अब आप एक बात बताओ, होमो मीन्स क्या होता है? सेम। कि आपने जैसे कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, आपके N2+ में Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं, आपने N2 को भी गैस ले लिया और Cl2 को भी गैस ले लिया। अब दोनों कैसे हो गए? होमोजीनियस हो गए। मीन्स क्या हो गया आपके? अब ये दोनों क्या हो गए? गैसेज मॉलिक्यूल्स हो गए। तो क्या करेंगे? दोनों गैसेज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से जल्दी से रिएक्ट करेंगे, सेम मतलब नेचर के हो गए, दोनों क्या हो गए? गैसेज स्टेट के अंदर है, तो जल्दी से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो होमोजीनियस होते हैं आपके, जिनका नेचर क्या होता है? सेम होता है, वो क्या करते हैं? जल्दी से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होमोजीनियस जो सॉल्यूशंस होते हैं आपके, होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हिट्रोजीनियस। क्योंकि हिट्रोजीनियस के अंदर जो आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं वो दोनों क्या होती हैं? डिफरेंट फेज़ के अंदर होते हैं। तो डिफरेंट फेज़ के होने की वजह से वो क्या करते हैं कि उनके अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब कि उनके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है, जबकि आपके होमोजीनियस के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है? थर्ड होता है आपका इसी के अंदर स्टेबिलिटी। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसको रिएक्ट करने की आवश्यकता क्या है? उसको रिएक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर वो स्टेबल है पहले से ही, तो उसको प्रोडक्ट के अंदर उसको टूटने की क्या आवश्यकता है? उसी के साथ वो रिएक्ट क्यों करेगी अगर वो पहले से स्टेबल है? तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका? स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने नोबल गैसेज ले ली। नोबल गैसेज को बोलते हैं ना, क्या होती हैं? आपकी इनर्ट होती हैं। नोबल गैसेज इनर्ट क्यों होती है? किसी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। उसके बाद आपका थर्ड फैक्टर डिपेंड करता है आपका सरफेस एरिया। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब कहते हैं कि जितना ज़्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक आपका ये वाला चौक है, एक आपका ये वाला चौक है, तो सरफेस एरिया किसके अंदर है? ए पार्ट के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू बी पार्ट के अंदर। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा किसके अंदर कन्वर्ट होगा? आपका प्रोडक्ट के अंदर। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? आपका बहुत ही ज़्यादा होगा। उसके बाद आपका आता है भाई यहाँ पे कैटेलिस्ट। क्या आता है आपका यहाँ पे? कैटेलिस्ट। देखिए कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है यहाँ पे? कैटेलिस्ट का बिल्कुल सिंपल सा इफेक्ट होता है। कैटेलिस्ट क्या करते हैं? हमने सुना है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को आपके कैसे इंक्रीज़ करते हैं? आपको पता होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर को कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के पास अगर इतनी एनर्जी होती है तो ये क्या कर जाएगा? इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे कल करवाते हैं।